आज हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक का महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण करना होता है। साख नियंत्रण से तात्पर्य किसी भी देश में साख की पूर्ति न तो आवश्यकता से कम हो और न ही आवश्यकता से अधिक हो। यदि साख की पूर्ति आवश्यकता से अधिक या कम होती है तो दोनों ही स्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक इस तरह से साख नियंत्रण करता है कि देश में स्थिरता के साथ आर्थिक विकास हो सके। इसका तात्पर्य यह है कि रिज़र्व बैंक एक ओर तो आर्थिक विकास की गति में तीव्रता लाने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि देश में मुद्रास्फीति में वृद्धि न हो पाए, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहे और रिज़र्व बैंक अपनी साख नियंत्रण नीति के द्वारा आर्थिक विकास को वांछित दिशा में प्रोत्साहित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक साख नियंत्रण की कई विधियों का प्रयोग करता है। साख नियंत्रण की विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं: परिमाणात्मक विधियां और गुणात्मक विधियां। परिमाणात्मक विधियों में उन विधियों को सम्मिलित किया गया है जिनके माध्यम से मुद्रा की मात्रा या परिमाण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, और गुणात्मक विधियों के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा के साथ साथ उसके उपयोग को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि साख नियंत्रण की परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधियां कौन कौन सी हैं। परिमाणात्मक विधियों में पहली है बैंक दर में परिवर्तन। बैंक दर वह दर होती है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों तथा अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। अर्थात बैंक दर वह प्रमाणित दर है जिस दर पर ऐसे विनिमय बिलों या व्यापारिक पत्रों का क्रय या पुनर्कटौती करने को तैयार रहा जाता है, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्रय किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी बैंक दर नीति के द्वारा साख मुद्रा की मात्रा और उसकी लागत पर प्रभाव डालकर देश में साख मुद्रा का नियमन करता है। साख नियंत्रण की यह विधि तभी प्रभावकारी मानी जाती है जब देश में संगठित मुद्रा बाजार हो तथा वाणिज्यिक बैंक साख के लिए रिज़र्व बैंक पर निर्भर करें। देश की परिस्थितियों के अनुरूप रिज़र्व बैंक सस्ती अथवा महंगी साख नीति अपनाता है। यदि देश में साख की मात्रा में वृद्धि करनी होती है तो रिज़र्व बैंक बैंक दर में कमी करता है। इसे सस्ती साख नीति कहते हैं। बैंक दर में कमी के फलस्वरूप ब्याज दर में कमी होती है, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि देश में साख की मात्रा में कमी करनी होती है तो रिज़र्व बैंक बैंक दर में वृद्धि करता है। इसे महंगी साख नीति कहते हैं। बैंक दर में वृद्धि से ब्याज दर में वृद्धि होती है, लोगों की ऋण लेने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है और चलन में मुद्रा की मात्रा में कमी आती है। दूसरी विधि है, तो ये तो एक पहली विधि बैंक दर में परिवर्तन। दूसरी परिमाणात्मक विधियों में है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य है कि केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियां, प्रथम श्रेणी के बिल व प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय करना। रिज़र्व बैंक के अनुसार केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा किसी स्वायत्त संस्था की प्रतिभूतियां क्रय कर सकते हैं। ये प्रतिभूतियां किसी भी अवधि की हो सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक खुले बाजार की क्रियाओं को बैंक दर की पूरक विधि के रूप में प्रयुक्त करता है। जब रिज़र्व बैंक साख की मात्रा अथवा उसमें वृद्धि पर अंकुश लगाना चाहता है तो वह खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री करता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंक में जनता की क्रय शक्ति रिज़र्व बैंक के पास आ जाती है। इसके विपरीत मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करनी होती है तो रिज़र्व बैंक जनता एवं वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय करता है।
जिससे वाणिज्यिक बैंकों की तरलता व ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। अगली विधि है नकद कोषानुपात में परिवर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों के नकद कोषानुपात में परिवर्तन करके भी साख का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जमा करके रखना पड़ेगा। यही प्रतिशत नकद कोषानुपात कहलाता है। जब चलन में मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है तो इस प्रतिशत को बढ़ा दिया जाता है, और जब चलन में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना होता है तो इस प्रतिशत को कम कर दिया जाता है। वर्तमान में यह 4% है, मतलब हर अनुसूचित बैंक को अपनी कुल जमाओं का 4% रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखना पड़ता है। अगली विधि है वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। अनुसूचित बैंकों के लिए अपने कुल जमाओं का कम से कम 20% तरल रूप में रखना अनिवार्य किया गया था। वर्तमान में यह प्रतिशत 18 है। हर बैंक को अपने कुल पेड अप कैपिटल का 18% अपने पास स्वयं के पास हमेशा तरल रूप में रखना पड़ेगा, और इस प्रतिशत को भी घटाकर या बढ़ाकर चलन में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित किया जा सकता है। तो ये तो कुछ विधियाँ थी, मात्रात्मक विधियाँ, जिन विधियों के माध्यम से चलन में मुद्रा की मात्रा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके बाद है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियाँ। गुणात्मक विधियों में जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुद्रा की मात्रा के साथ साथ मुद्रा के उपयोग को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें पहली विधि है चयनात्मक साख नियंत्रण विधि। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत यह वर्णित है कि रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने सभी बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी एक बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष लेन देन अथवा विशिष्ट श्रेणी के लेन देन के लिए मना कर सकता है अथवा इस बारे में सावधानी रखने का निर्देश दे सकता है। चयनात्मक साख नियंत्रण में के निम्न उद्देश्य जो हैं वो वर्णित किए गए हैं, जैसे आवश्यक खाद्यान्न तथा कच्चे माल के सट्टे संग्रह व मुनाफाखोरी के लिए दिए जाने वाली साख सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाना, उपर्युक्त वस्तुओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकना, मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियों को प्रभावशाली बनाने के लिए चयनात्मक विधि को पूरक रूप से लागू करना। ये कुछ उद्देश्य हैं चयनात्मक साख नियंत्रण के। चयनात्मक साख नियंत्रण इस प्रकार से लागू किया जाता है। पहला है इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न कटौती दरें। रिजर्व बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती की भिन्न भिन्न दरें अपनाता है। जिस क्षेत्र की साख में वृद्धि करनी होती है उसके विनिमय बिल की पुनर्कटौती नीची दर पर की जाती है। इसके विपरीत जिस क्षेत्र की साख में कमी करनी होती है उसके बिलों की पुनर्कटौती दर को ऊंचा कर दिया जाता है। दूसरा है इसमें पुनर्वित्त सुविधाओं को वापस लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार का नियंत्रण करना जरूरी है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक कुछ वस्तुओं पर पुनर्वित्त सुविधाओं को समाप्त कर सकता है, जैसे ऋण जमा अनुपात निश्चित करना। रिजर्व बैंक कई बार विशेष क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण तथा जमा के अनुपात को निश्चित करके भी चयनात्मक साख नियंत्रण करता है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में ऋण दिए जाने पर प्रतिबंध लगाकर भी चयनात्मक साख नियंत्रण किया जा सकता है। अगला इसमें बिंदु है मूल्यांतर का निर्धारण। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में होने वाले अप्रत्याशित वृद्धि को रोकने के लिए रिजर्व बैंक माल की जमानत पर व्यापारियों को वाणिज्यिक बैंक दिए जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित कर देता है।
मार्जिन या मूल्यांतर जितना अधिक होता है व्यापारियों को उतना ही कम ऋण मिलता है। आयात पूर्व जमा ये भी एक चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत वर्णित है। इस विधि का उपयोग आयातों को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। और अंतिम है इसके अंदर पूर्वानुमति से ऋण। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्ट निर्देश देकर पाबंद कर सकता है कि वे उसकी पूर्वानुमति के बिना किसी विशेष उद्देश्य के लिए ऋण नहीं दे सकते। तो ये चयनात्मक साख नियंत्रण जिसके माध्यम से मुद्रा की मात्रा और उसके उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। गुणात्मक विधियों में अगली है साख की राशनिंग। साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योग क्षेत्रों एवं व्यवसायों के बीच राशनिंग कर देता है। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि वे कुल ऋणों का एक निश्चित भाग अनिवार्यता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को देंगे। तो ये निर्धारित करना, कोटा निर्धारित करना, ये भी इसके अंदर वर्णित है। अगला है नैतिक दबाव। साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर अपने नैतिक प्रभाव का उपयोग करता है। रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को समझाकर बुझाकर अपनी साख नियंत्रण की नीति का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अंतर्गत प्रचार, विज्ञापन आदि स्थितियां भी सम्मिलित हैं, जिसके माध्यम से रिजर्व बैंक समय समय पर व्यापारिक बैंकों को परामर्श देता है। और गुणात्मक नियंत्रण में आखिरी है प्रत्यक्ष कार्यवाही। बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण की सलाह न मानने पर रिजर्व बैंक को प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष कार्यवाही के जरिए उस बैंक को ऋण देने पर रोक लगा सकता है। वित्तीय अनियमितता के कारण हमारे देश में 1992 में बैंक ऑफ कराड़ को बंद करने का निर्णय लिया गया था तथा मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। ये प्रत्यक्ष कार्यवाही के ही उदाहरण हैं। तो बैंक के संबंध में किसी भी बैंक को बंद करने या उसके व्यवसाय पर रोक लगाने का निर्णय ले सकता है। तो इस प्रकार से ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाने वाली साख नियंत्रण की विधियां, जिसमें मुद्रा की मात्रा तथा उसके उपयोग दोनों को नियंत्रित करके साख को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है।